हेलो। ठीक है, नमस्कार आप सभी को मेरा। तो आज हम अपने इस लेक्चर में 66 बीपीएससी के लिए, ठीक है, 66 बीपीएससी के लिए फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे क्वेश्चंस आते हैं और काफी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यदि आप इसको समझ लो तो। ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटेशन ये बीपीएससी प्री में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी सारे एग्जाम में से ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे स्मॉल जी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्मॉल जी हो गया या कैपिटल जी का वैल्यू पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। प्लस उसके बाद हम ये भी देखेंगे जी का जो वैल्यू है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फाइन, ओके, जी के वैल्यू किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखेंगे। प्लस ये भी देखेंगे जो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा हम लोग इसके वेलोसिटी के बारे में, ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग प्लान वेग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में यदि आप कोई भी पार्टिकल को यहाँ से आप प्रोजेक्ट करोगे तो यदि इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है तो ये फिर से अर्थ सरफेस पे आके गिर जाएगा। जस्ट लाइक जैसे मैंने चौक को ऊपर की ओर फेंका, फिर देखो चौक क्या रहा है, नीचे की ओर आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यदि ये चौक को मैं इतने स्पीड से फेंकूं, इसका वेलोसिटी जो कि कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से यदि मैं फेंकूंगा, यानी कि एक सेकंड में यदि मैं इसको 11.2 किलोमीटर में फेंक दूंगा, प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो फिर ये पृथ्वी पे नहीं आने वाला है। आपने रामायण महाभारत में आप देखते हो कि भगवान ने राक्षस कैसे पैर को पकड़ा और ऐसे से फेंक दिया और आप देखते हो वो जा रहा है। तो क्या उस समय भी फिजिक्स था हमारे यहाँ। ठीक है, तो भगवान लोग इसका वेलोसिटी देते थे राक्षसों को। ठीक है, और वो वेलोसिटी कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसलिए वो फिर दोबारा पृथ्वी पे नहीं आते थे। ठीक है, ऐसे वो लोग स्वर्ग लोक से फेंकते थे नर्क लोक की ओर। ठीक है ना, ओके, तो वहां भी इसका वेलोसिटी था कि जिस भी प्लैनेट पे होंगे उस समय वो, ठीक है, ओके, तो वहां से फेंकते थे तो फिर वो दूसरे प्लैनेट पे, यानी कि उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर। तो ये जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से इसके ग्रेविटेशनल क्षेत्र के बाहर यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर किसी भी पार्टिकल को भेजने के लिए या फेंकने के लिए हमें जो इसके वेलोसिटी जिसको हम लोग प्लान वेग बोलते हैं उसका मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछा जाता है। वैसे ही है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय वेग। ठीक है ना, कक्षीय वेग, तो इसका जो वैल्यू होता है 8.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि जैसे अर्थ है। ठीक है, तो इसमें जो सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं, ठीक है ना, जो सैटेलाइट भेजते हैं मैनमेड सैटेलाइट या जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, तो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो स्पीड होता है वो 8.2 किलोमीटर पर सेकंड कहेंगे, 8 किलोमीटर पर सेकंड पे दिया होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते स्टार्टिंग से, ओके, 1 बाय 1 करके। और ये आज ये अभी मेरा पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैं कुछ पॉइंट को मैं कवर करूंगा, फिर हम लोग पार्ट 2 में कुछ पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में समझते हैं। तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन चचा ने दिया था। ठीक है ना, न्यूटन ने दिया था। ओके, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था और काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। और उसी के कारण फोर्स का जो ऐसा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, वो रेस्पेक्ट में वो दिया जाता है। तो आप जब भी ऐसे लिखो, जैसे F इक्वल्स टू आप लिखते हो तो 10 न्यूटन कैपिटल एन से, यदि आप फुल फॉर्म लिखोगे तो 10 NEWTON न्यूटन लिखोगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप जब फुल फॉर्म लिखते हो किसी भी यूनिट का तो आप स्मॉल लेटर से लिखते हो, क्योंकि कैपिटल से आप नहीं लिखोगे, कैपिटल से लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सिंबल आप कैपिटल से लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग कैपिटल से अपना नेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 10 न्यूटन लिखोगे मीन्स 10 न्यूटन जो साइंटिस्ट है आप उनको लिख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए सिंबल कैपिटल एन, तो न्यूटन। तो न्यूटन ने ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को दिया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि दो बॉडी है, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, जैसे आप सिंपल आप यहाँ पे समझो एक चीज की, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास है m1, दूसरा बॉडी है, इसका मास है m2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करो तो आफ्टर कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन या समानुपाती का चिन्ह। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 क्या हो गया, मास हो गया, r क्या हो गया, इन दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, सेंटर से लेकर डिस्टेंस, ओके, जहां पे सेंटर पे आप पढ़े होंगे कि सेंटर ऑफ मास, जहां पे टोटल मास कंजर्व होता है। G क्या है, G यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम ये पूछा भी जाता है, G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है फिक्स्ड होता है, और इसका जो वैल्यू होता है आप याद रखोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये यूनिट कैसे लिख दिया, तो आप यहाँ पे इक्वेशन में देखिए। ठीक है ना, इक्वेशन से आप यूनिट को देख सकते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ मास है, यहाँ मास है, दोनों मास है, तो दोनों मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसके लिए भी केजी, इसके लिए भी केजी, दोनों को यदि मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस स्क्वायर है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी को आप यहीं पे रहने दो, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर की ओर आ जाएगा, तो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इससे केजी स्क्वायर यहाँ ऊपर में है तो नीचे को डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। बुक में इसको ऐसे भी लिखा होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पर पावर -2, तो आप ऐसे भी ऐसा यूनिट लिख सकते हो। तो आप कैपिटल जी का जो वैल्यू है क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यदि दो बॉडी है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही आपको थोड़ा फंसाएगा। तुम देखो ये फॉर्मूला लिख लो वीडियो पॉज कर करके, ठीक है, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी करो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया हो कि दो बॉडी है, ठीक है, m1 और दूसरा क्या है m2, और ये डिस्टेंस इसके बीच का है r, फाइन। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में कि m क्या है, 1 kg है, ये m2 भी 1 kg है, और डिस्टेंस है 1 मीटर, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यदि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि F की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। तो बस आप केवल ऑप्शन देखोगे आपको आंसर मालूम चल जाएगा। अब आप सोचो कि सर को तो याद होगा तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो ये वैल्यू क्यों मैंने ये लिखा। तो अभी आपको मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। आप इसको याद रखो। तो जो फॉर्मूला जो मैंने अभी डिराइव किया था G m1 m2 अपन r स्क्वायर, आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करो। G आप एज यूजुअल रहने दो, m1 का वैल्यू कितना है 1, m2 है 1, r भी है 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा G, और यदि हम यहाँ पे यूनिट भी लेकर चले तो ऊपर में क्या हो जाएगा kg, और यहाँ भी kg हो जाएगा। फिर से लिख देता हूं 1 kg इंटू 1 kg बाई में 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब G को मैंने वही तो 1 इंटू 1 1, ये भी हो जाएगा 1, और ऊपर क्या हो गया kg स्क्वायर अपन मीटर स्क्वायर, G यहाँ पे है। अब आप G, तो यहाँ पे देखो G आ गया ना, केवल 1 1 तो 1 हो जाएगा। यूनिट
kg स्क्वायर और मीटर स्क्वायर है। अब यदि हम g का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो g की वैल्यू कितना था 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। यूनिट हम रख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये जो यूनिट था केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहाँ से दोनों कैंसिल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.67 इंटू, बस ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना ये लंबा लग रहा है, वरना आप सिंपली यहाँ पे देखो ये 1, ठीक है ना, 1 इंटू 1 1 बाई 1 इज 1, तो यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा G, तो आप डायरेक्टली F इक्वल्स टू G लिख कर, चूंकि फोर्स है तो अब यहाँ पे जो G का जो यूनिट होगा आप ये वाला नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने फोर्स फाइंड कर लिया, आपने M का वैल्यू पुट कर दिया, आपने R का वैल्यू पुट कर दिया, तो इसके यूनिट से बाकी जो यूनिट है मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूटन बच जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम मूव करते हैं। तो अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया जो एग्जाम में पूछता है, पहला चीज क्या, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, आप याद रखो एन, या आप इसको लिख सकते हो न्यूटन, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या मैंने बोला, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम क्यों बोलते हैं, कैपिटल जी को आप सुन लो, इसको हम लोग इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि कैपिटल जी का वैल्यू किसी भी प्लैनेट पे, चाहे वो अर्थ हो, चाहे मून हो या मार्स हो, कहीं भी जो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर केजी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखो, साथ में आपको मैंने ये फॉर्मूला भी एक बता दिया, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर इसमें मूव करते हैं, फाइन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये ग्रेविटेशनल चैप्टर है इससे कोई भी क्वेश्चन है आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखो, सपोज कि हम यहाँ पे अर्थ को ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, फाइन। यहाँ पे हम छोटा सा कोई पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, ये छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई बॉडी ले लेते हैं, ये क्या है अर्थ, और ये क्या है छोटा सा बॉडी है, फाइन। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम इसको एज्यूम कर लेते हैं फाइन, ओके। अब यहाँ पे देखो, आज हमने यहाँ पे इसके डिस्टेंस को फाइंड कर लिया, या हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो डिराइव करना है, हम जो बॉडी है इसको हम अर्थ पे ही रखते हैं, दूसरी वाली जो बॉडी है हम इसको अर्थ सरफेस पे ही रख देते हैं, ठीक है ना, एक बॉडी हो गया। और कंपेयर टू ये आर है, स्मॉल आर है, ठीक है ना, तो आर की जो वैल्यू है यानी रेडियस ऑफ बॉडी जो है वो काफी छोटा है कैपिटल आर से, ठीक है ना, तो उस केस में हम आर प्लस आर को हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर हम आर उसको ले लेंगे। अब मान लो कि बॉडी का जो मास है स्मॉल एम है और अर्थ का मास को हमने कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है काफी सारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इस बॉडी पे आप पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो आगे ना न्यूटन नहीं छोड़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप क्या पढ़े थे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। कोई भी बॉडी पे फोर्स लगता है और फोर्स का जो वैल्यू होता है वो उस बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सपोज ये चॉक मेरे हैंड में है, ठीक है ना, चॉक मेरे हैंड में अभी अरेस्ट में है, अब मैं इस पे भी फोर्स लगाऊंगा तो मूव करेगा, ठीक है ना। फोर्स लगाने का मतलब कि वो डिपेंड करे इसके मास पे, मास कितना है, और फोर्स लगाने के बाद इसमें एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी बॉडी में या तो फोर्स लगा रहे हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, या कोई बॉडी रेस्ट में है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा, कब आएगा, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पे देख लिया, क्या हो गया, F इक्वल्स टू m इंटू एम बाई
आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम इसमें अब देखो बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यदि हम इस बॉडी पे फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मास इनटू ए। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ से चौक को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो चौक में कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन तो आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है चौक की, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और जैसे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर आकर यहाँ पे 0 हो जा रही है। तो आपने पढ़ा होगा मोशन चैप्टर में कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन जो होता है जी के टर्म में आ जाता है और ये जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि त्वरण किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू m इंटू जी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम y1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जो जरूरत है वही आपको बोर्ड पे दिखाई दे। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे m g इक्वल्स टू g m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि स्मॉल g की जो वैल्यू है, ठीक है, अब नोट करते चलो, स्मॉल g की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल g, ये तो कांस्टेंट है, हटा दो, स्मॉल g का वैल्यू मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। प्लैनेट जितना बड़ा होगा, जितना हैवी होगा, उसका मास जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। एंड g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि रेडियस जितना ज्यादा होगा g का वैल्यू उतना ही कम होगा। अब देखो ये बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, मैंने ये क्यों आपको ये वाला एक्सप्लेन किया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ आपको मालूम है कि यहाँ पे थोड़ा चपटा है, ठीक है ना, यहाँ पे चपटा है और ये वाला थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। इसको ये क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर और क्या हो जाता है ये पोल, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं तो जी इक्वेटर एंड जी पोल, इन दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल पे वैल्यू ज्यादा होगा या इक्वेटर पे वैल्यू ज्यादा होगा। तो अब देखो ये वाला थोड़ा सा फैला होता है, तो यदि हम ये सेंटर ले लें, इसको मान लें RE और इसको मान लें RP, तो आपको मालूम है कि RE का जो वैल्यू होता है RP से ग्रेटर होता है। रेडियस एट इक्वेटर, फोटो में नहीं दिख रहा होगा आपको, इक्वल है, लेकिन आपको मालूम है कि रेडियस एट इक्वेटर, इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस ये वाला जो होता है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू पोल वाले से, ठीक है ना। तो रेडियस इक्वेटर क्या होगा, ग्रेटर हो गया। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, जो ज्यादा रेडियस ज्यादा तो जी कम, रेडियस ज्यादा तो जी कम, रेडियस ज्यादा तो जी कम। तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो जी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेटर पे जो जी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा पोल वाले से। तो यदि आपसे कोई पूछे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, जिसका रेडियस का वैल्यू ज्यादा है, रेडियस का वैल्यू ज्यादा तो जी का वैल्यू कम, जी का वैल्यू कम, ओके, और रेडियस का वैल्यू यदि कम तो जी का वैल्यू ज्यादा, ओके। तो आप इसको नोट कीजिए, ओके। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि रेडियस का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। रेडियस का वैल्यू ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा, रेडियस का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू ज्यादा होगा। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है, कि इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होगा, इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है वो कम होता है पोल के जी के वैल्यू से। पूछेगा क्यों, क्योंकि इक्वेटर वाला जो ये जो रेडियस होता है RE वो ग्रेटर होता है पोल वाले रेडियस, यानी ये वाला डिस्टेंस ये वाला ग्रेटर होता है, ठीक है ना। इसलिए इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो कम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। तो यदि हम अब एक क्वेश्चन पूछे कि कोई बॉडी सेम बॉडी है, एक बार कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, फिर वही बॉडी पोल पे है, कहाँ पे फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो फोर्स के लिए भी हमने आपको बताया ना, F इक्वल्स टू क्या, m इंटू जी, अब याद रखो, ठीक है। फोर्स में हम लोगों ने F इंटू ए, F इक्वल्स टू मास इंटू ए पढ़ा था, बट यहाँ पे F इक्वल्स टू मास इंटू जी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जी का वैल्यू जहां पे ज्यादा होगा, जी का वैल्यू P पे ज्यादा है पोल पे, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कम होगा। चलिए अब आइए, ये हो गया, आप इसको नोट कर लो, ओके। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन जो कि काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि
मास और एक वेट, थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे वहीं पे। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मास और वेट क्या होता है, क्या मास चेंज होता है, क्या वेट चेंज करता है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में फंसाया जाता है। फंसाया कहाँ पे जाता है, यदि कोई बॉडी है, ठीक है ना, एक चीज आप याद रखो, मास जो होता है फिक्स होता है किसी भी बॉडी का। मास क्या होता है, फिक्स होता है, मास चेंज नहीं होता है। मेरा मास यदि यहाँ पे जितना भी है, सपोज 30 केजी मेरे यहाँ पे मास है, ठीक है ना, ओके। ऐसे 30 केजी मास नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरा वेट, सपोज मेरा वेट है 60 न्यूटन मेरा वेट है, ठीक है। तो वेट इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू जी, ओके। तो m, g को आप एज्यूम कर लो 10, ठीक है, तो 60, तो यहाँ पे मास मेरा क्या होगा 6 केजी, ठीक है। तो हम लोग जो बोलने में जो यूज करते हैं, ठीक है, कि 60 किलोग्राम मेरा वेट है, तो हम थोड़ा गलत बोलते हैं कि वेट है तो वो न्यूटन होगा, क्योंकि वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट का ऐसा यूनिट केजी नहीं होता है, केजी किसका होता है, मास का होता है, ठीक है, जो कि वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो मेरा जो मास है, चाहे जितना भी, यदि 10 केजी मेरा मास है, तो मेरा मास अर्थ पे भी 10 केजी रहेगा, मून पे भी मेरा मास 10 केजी होगा, ठीक है। लेकिन वेट जो होता है, वेट डिपेंड करता है स्मॉल जी के वैल्यू पे, ठीक है। जहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे वेट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे जी का वैल्यू कम होगा वहां पे वेट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अर्थ के बारे में आपको मालूम है, ठीक है ना, अर्थ और ये मून, ओके। यदि मैं आपसे पूछूं कि अर्थ और मून में किसका रेडियस ज्यादा होगा, आरई है और आरएम है, तो आप काफी इजी वे में बता सकते हो। तो आप काफी इजी वे में आप बता सकते हो कि, सॉरी फोन आ गया था थोड़ा, अर्थ और मून में आप बता सकते हो कि रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो क्या होगा, ग्रेटर होता है रेडियस ऑफ मून से, ठीक है ना। तो जब रेडियस जब ग्रेटर हो गया, तो मैंने आपको बताया था जी की जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल होता है रेडियस स्क्वायर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि रेडियस ऑफ ई, ठीक है ना, ये यदि यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, तो जब ग्रेटर होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जी का वैल्यू इसके हिसाब से जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। बट अब यहाँ पे देखो, एक और भी फैक्टर था, मास वाला फैक्टर था, ठीक है ना, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, m था, है ना। तो मास क्या होता है यहाँ पे, कंपेयर, जब हम दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे अर्थ और मून में, तो g की जो होती है, g इक्वल्स टू जी m बाई आर स्क्वायर। तो मास जो होता है काफी ज्यादा होता है अर्थ का कंपेयर टू मून, इसीलिए आप याद रखिएगा कि g ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन g ऑफ मून। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कंपटीशन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यदि आप 11th में 12th में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या आप याद रखो कि g ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ g ऑन अर्थ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो 1/6 होता है मून के। तो यदि 1/6 हो गया तो वेट भी जो होगा, वेट के लिए क्या होता है, m इंटू जी, ठीक है ना। क्योंकि g का जब वैल्यू 1/6 हो रहा है, तो मून पे जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वेट, कि वेट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछता है कि यदि किसी बॉडी का मास जो है 60 केजी है अर्थ पे, तो उस बॉडी का मून पे कितना मास होगा। तो यदि मून पे मास पूछे, ध्यान दीजिएगा, मास यदि पूछ रहे तो वो चेंज नहीं होता, वो 60 केजी नहीं होगा। लेकिन वही यदि वेट पूछे कि वेट जो है किसी बॉडी का 100 न्यूटन है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे, लेकिन उसी का वेट मून पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/6 न्यूटन के, यहाँ पे हो जाएगा मून पे। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। तो हम इसमें, ये मेरा पार्ट 1 था, ठीक है, ग्रेविटेशनल का। ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी हम इसमें बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे, ठीक है ना।
और फिर हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या जो भी पीसीएस एग्जाम हो उसमें जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जनरली स्मॉल जी, कैपिटल जी, उसके बाद फोर्स का वैल्यू यदि मास चेंज कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या चेंज होगा, डिस्टेंस यदि घटा दिए, डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो फिर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर एक हम लोग वीडियो लेक्चर हम एक बनाएंगे जिसमें केवल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम से जो भी प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे लाइक बीपीएससी को हो या यूपीएससी के हो, क्योंकि इससे ग्रेविटेशन से आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ठीक है, या एसएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, जनरल कंपटीशन हो, जी की भी वैल्यू पूछ ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी की वैल्यू पूछ ली जाती है काफी सारे एग्जाम में, 6.617 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सब चीज आपको थोड़ा याद भी रखना होगा, समझना भी होगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ आप बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।